वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। होम साइंस की अगर बात करें तो हिंदी में गृह विज्ञान कहा जाता है होम साइंस को। और अगर आप लोगों ने गृह विज्ञान लिया हुआ है, होम साइंस आपका सब्जेक्ट है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में है यानी कि बीए में आपने अभी अभी एडमिशन लिया है, आपने इससे पहले होम साइंस नहीं पढ़ा या पढ़ा भी है तो कोई मतलब दोनों दृष्टियों से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आपने पढ़ा है तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी बातें, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते हुए हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर गृह विज्ञान का ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, जिसमें हम संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा करते हैं। अच्छा, बीए प्रथम सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हो तो गृह विज्ञान में आपको क्या पढ़ना होता है? तो गृह विज्ञान में आपको फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पोषण के मूल तत्व और मानव विकास। पोषण के जो मूल तत्व होते हैं उनके बारे में हमको जानना है, और मानव का विकास जो है उसके बारे में समझना है, क्योंकि मानव का विकास जो होता है कई अवस्थाओं के माध्यम से होता है। और उन अवस्थाओं में मनुष्य का विकास कैसे कैसे होता है, चाहे उसकी भाषा की विकास की बात करूं, चाहे उसके शारीरिक विकास की बात करूं, मानसिक विकास की बात करूं, संज्ञानात्मक विकास की बात करूं, या क्रियात्मक विकास की बात करूं, या अन्य किसी प्रकार के विकास की बात करूं, तो मनुष्य की जीवन की कई अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था से लेकर के आप देखते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था। तो ये सारी अवस्थाएं होती हैं, इन सभी अवस्थाओं में मनुष्य का विकास होता रहता है। तो इन्हीं सभी विकास से रिलेटेड आपको चीज़ें जाननी है, और इससे पहले पोषण से रिलेटेड आपको चीज़ों को जानना है। तो बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से एक बार सेशन को आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, इसको लेकर के चर्चा करते हैं भाई। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भोजन क्या है? बताएं, भोजन किसे कहते हैं? तो भोजन जानते हैं क्या है? भोजन वह ठोस अथवा तरल पदार्थ होता है जिसको कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, और जो शरीर में जाकर के पाचन, शोषण तथा चयापचय के पश्चात शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वे समस्त पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के बाद शरीर में ऊर्जा पैदा करते हैं तथा टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करते हैं और नए तंतुओं का निर्माण करते हैं, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखते हैं तथा शरीर के लिए आवश्यक कंपाउंड बनाने में सहयोग करते हैं, वही भोजन कहलाते हैं। अब सीधी सीधी बात यहाँ पर भोजन को लेकर के बताई गई कि भोजन जो आप लोग घर में करते हैं वो तो भोजन है ही, लेकिन भोजन का कार्य क्या होता है, भोजन क्या कर सकता है, ये भोजन हम क्यों लेते हैं। सबसे पहली बात प्रश्न ये उठता है कि भोजन है क्या? तो भोजन क्या है? एक भोजन ठोस भी हो सकता है और तरल। तो कोई ठोस या तो कोई तरल पदार्थ जो कि भोजन होता है, जो क्या करता है, जिसको कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, जिसको हम लोग खाते हैं, चाहे वो ठोस पदार्थ खाते हो चाहे हम कोई तरल पदार्थ पीते हो, तो ये दोनों क्या होता है, भोजन की श्रेणी में आता है। इसको कोई व्यक्ति क्या करता है, ग्रहण करता है, मतलब उसको खाता पीता है। और अब ये करता क्या है, शरीर में जाता है भोजन, उसके बाद में पाचन होता है इस भोजन का। पाचन क्यों होता है? पाचन की अगर मैं बताऊं तो चूंकि आप समझते होंगे नमक का, आपने गुल्ली सूत्र अगर जानते होंगे, नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो नमक आप लोग खाने में जरूर होता है आपके। इसके अलावा आप पानी भी पीते हैं, H2O। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, Na, और यहाँ से OH उठा लिया तो NaOH आपका एक तो बन गया, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में आपका यहाँ पर HCl गैस निकलती है, H यहाँ यहाँ पर का Cl और एक H यहाँ पर बच रहा है, तो ये Cl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती है भोजन पाचन में बहुत उपयोगी होती है। भोजन आपका मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, और जैसे जैसे भोजन आपका पचता है तो उसके बाद में फिर क्या होता है, उसका उस भोजन का शोषण होता है, उसके बाद में फिर उस भोजन का चयापचय होता है, मतलब कि जो है छोटी बड़ी आंत में जाकर के भोजन जो होता है वो पच जाता है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो भोजन पचने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसी बीच में आप देखते हैं ये भोजन जो आप लेते हैं ये क्यों लेते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है भोजन की? इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। इसके अलावा हमारे शरीर में जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो इससे हमको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। इसके अलावा भोजन में जो चीज़ें यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा उपस्थित रहते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। भोजन में जो प्रोटीन रहते हैं वो टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करते हैं।
भोजन में जो एक प्रकार से और नए तंतुओं का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा होता है। शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, जैसे जल वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा विटामिन्स और खनिज लवण जो होते हैं वो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो ये सब भोजन में ही विद्यमान होते हैं 6 पोषक तत्व, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से हमारे शरीर की मदद करते हैं और हमारे शरीर को सुचारू ढंग से जीने के योग्य बनाते हैं। तो ये भोजन के कुछ उपयोगी चीज़ें मैंने आपको समझाई बहुत ही आसान तरीके से। तो भोजन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा की खपत होती है उसको पूर्ण करता है भोजन। तो भोजन में 6 पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। कौन-कौन से भई? सबसे पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है आपका जो है क्या होता है? देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और इसके अलावा आपका चौथा है विटामिन, पाँचवा है आपका खनिज लवण, ठीक है, और छठवा आपका पड़ेगा जल। ये 6 पोषक तत्व होते हैं जो कि भोजन में विद्यमान रहते हैं और इन 6 पोषक तत्वों का अलग-अलग अपनी-अपनी उपयोगिता होती है। अभी एक-एक तत्वों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आगे समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पोषण। पोषण किसे कहते हैं बताएं? तो टर्नर एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि पोषण जो होता है वो शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्या होता है? एक संगठन होता है। किन की क्रियाओं का? विभिन्न क्रियाओं का। ये विभिन्न क्रियाएं कहाँ पर होती हैं? शरीर में होती हैं। शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का एक संगठन होता है पोषण। अब इन क्रियाओं के द्वारा होता क्या है? जीवित प्राणी जो होता है ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उपयोग करता है ऐसे पदार्थों का जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रण के साथ ही साथ शारीरिक वृद्धि करता है, शरीर की टूट-फूट की मरम्मत करता है। तो जैसे आप पोषण में मुख्य रूप से आपका वृद्धि कौन करता है शरीर की? वृद्धि करता है भैया आपका वसा वगैरह हो गई, ठीक है? और इसके अलावा प्रोटीन टूट-फूट की मरम्मत करता है, ऊर्जा शरीर को कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है और रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? कार्बो मतलब वो करता है क्या बोलते हैं उसको? विटामिन और खनिज लवण। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि सारे के सारे जो पोषक तत्व होते हैं, 6 पोषक तत्व हैं, ये इन्हीं पोषक तत्वों की उचित मात्रा में जब आप पाते हैं तो क्या करते हैं अलग-अलग तरीके से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को आगे बढ़ाते हैं। तो वही होता है पोषण, ठीक है? तो पोषण यही करता है कि शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संगठन होता है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है तथा उपयोग करता है जो हमारे शरीर को कार्य मतलब हमारे शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की टूट-फूट की मरम्मत करते हैं। तो वो होते हैं वो वही होता है पोषण। अब इस पोषण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पोषक तत्वों की। पोषक तत्व की अगर बात की तो 6 पोषक तत्व होते हैं। भोजन के अंदर विद्यमान हुए समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर के निर्माण में प्रोटीन उपयोगी होता है। ऊर्जा उत्पादन में कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा उत्पादित करती है। शरीर की रोगों से रक्षा करने में यानी कि खनिज लवण और विटामिन जो होते हैं, खनिज लवण और विटामिन शरीर से रोगों की रक्षा करते हैं, ठीक है? इसके अलावा पौष्टिक तत्व में खास करके जो शरीर निर्माण हो गया, प्रोटीन हो गया आपका, ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है वो ऊर्जा उत्पादन करता है। तो इस तरीके से खनिज लवण और विटामिन जो होता है शरीर से रोगों की रक्षा करता है। तो ये 6 पोषक तत्व होते हैं जो कि पोषक तत्व कहे जाते हैं और ये विभिन्न तरीके से हमारे शरीर की मदद करते हैं। हमारे शरीर को एक प्रकार से अनुकूलन समाज में रहने के लिए और ख़ास करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए उपयोगी होते हैं 6 पोषक तत्व। खाने में अगर इन 6 पोषक तत्वों की सही मात्रा में आपको मिलती रहती है खाने में तो आपको कोई बीमारी नहीं होती है। आप अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाते हैं, ठीक है? तो ये होते हैं पोषक तत्व, ठीक है? आगे देखिएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। चलिए, आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखिएगा। चौथा प्रश्न क्या है भई? एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्त। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए क्योंकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। देखिए, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संतुलित आहार। संतुलन का सीधा-सा मतलब क्या होता है कि भाई सभी चीज़ ठीक-ठाक मात्रा में रहे, जिसकी जितनी आवश्यकता हो उतनी आवश्यकता आपको मिले। जैसे सीधी-सीधी बात संतुलित आहार, आहार आप लोग जानते हैं जो आप लोग हम लोग खाते हैं वही आहार होता है, भोजन लेते हैं वही आहार है। तो भाई हमारा जो हम आहार लेते हैं, वो हमारे शरीर के हिसाब से जब हमको मिलेगा, तो उसी को बोलेंगे संतुलित आहार। हमारा शरीर कितना कार्बोहाइड्रेट चाहता है, कितना हमारा शरीर प्रोटीन चाहता है, कितने हमारे शरीर को वसा की आवश्यकता है, फैट की, ठीक है? कितना हमारा शरीर जो है वो खनिज लवण चाहता है, ठीक है? हमारे शरीर को कितना जल चाहिए,
हमारे शरीर को कितनी प्रोटीन, कितनी विटामिन चाहिए, ठीक है? ये सब जो है हमारे शरीर पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा शरीर क्यों इतना ज़्यादा डिमांड करेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग काम ज़्यादा करेंगे तो उनके लिए अलग से डाइट होनी चाहिए, उनके लिए अलग से भोजन का प्रबंध करना चाहिए। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएँ होती हैं उनके लिए अलग भोजन की व्यवस्था होती है और सामान्य महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था। जो महिलाएँ दूध पिलाती हैं यानी धात्री अवस्था के दौरान उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जो डॉक्टर, मास्टर और इस प्रकार के मेंटली काम करते हैं उनके लिए अलग भोजन का प्रबंध होना चाहिए। उनमें ऊर्जा को ध्यान में रख कर के और भी चीज़ों को ध्यान में रख कर के मतलब कि ध्यान रखा जाता है ताकि उनको क्या आवश्यकता है, उनको कितनी प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितने विटामिन की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के तब जब जो आहार तैयार किया जाता है उसी को बोलते हैं संतुलित आहार। समझ में आ रही चीज़ें? ठीक है? देखिए, वह आहार जो शरीर की या ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता, नियामक और सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करता है, संतुलित आहार कहलाता है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता कौन पूरा करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो उतने ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है हमको मिले, ठीक है? हमारे खाने में उपलब्ध हो। अब खाने में कार्बोहाइड्रेट आपका जैसे कि गेहूँ, जौ और तमाम प्रकार के मीठे फलों में ये सब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शरीर के नियामक तत्व मतलब कि आपके हो गए प्रोटीन, ठीक है? तो प्रोटीन जितनी आवश्यकता हो उतनी मिलनी चाहिए। बच्चों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा नियामक और सुरक्षात्मक तत्व में आपके खनिज लवण, ठीक है? खनिज लवण और आपके विटामिन हो गए, ठीक है? अच्छा, ये शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता में आपका वसा भी शामिल है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब आपके जितने भी चीज़ें हैं इन सभी का तालमेल, इन सभी का समन्वय जब तक नहीं बैठेगा भोजन में, तब तक उस भोजन को आप संतुलित आहार नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है? तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया होगा कि संतुलित आहार होता क्या है? बहुत ही बारीकी के साथ हमने आपको संतुलित आहार के बारे में समझाया। आपकी अपनी भाषा में हमने आपको समझाया। तो संतुलित आहार वही है जो क्या करता है? शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है, नियामक और सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है। वही आहार संतुलित आहार कहलाता है। क्लियर? आगे देखिए। अब देखिए भाई, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट में 10 बार 12 बार चिल्ला चुका हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट है क्या? वास्तव में इसको क्या कहते हैं? आइए समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए तो ये प्रकृति प्रदत्त एक पोषक तत्व होता है, प्रकृति में पाया जाता है। ये किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया कार्बोहाइड्रेट को। ये फलों के जूस में, सब्जियों में, जो मीठे मीठे सब्जियां होती हैं उनमें, आलू में, शकरकंद में, इन सभी में आप देखते हैं आपको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है पेड़ पौधों की हरी पत्तियों में भी मिलता है, डालियों के द्वारा निर्मित होता है। इसके अलावा भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। यहाँ के लोग लगभग 70 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का और अन्य अनाज में खास करके। इसके अलावा शर्करा चीनी, गुड़, इन सभी में, आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो इस तरीके से अगर आप जो है गेहूं की रोटी खाते हैं, चावल आप खाते हैं, आप बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्के का चावल या अन्य अनाज खाते हैं, शर्करा, गुड़ ये सब खाते हैं, आलू खाते हैं, तो आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। जैसे आप देखते हैं कभी कभी जब आप खेतों में किसान लोग जो होते हैं जब वो काम करते हैं, जैसे गेहूं काटने जब आप कभी जाते होंगे, अगर आप नहीं काटे हैं गेहूं तो आपको शायद ना पता हो, लेकिन अगर आपने गेहूं कभी काटा होगा, हालांकि आप में से बहुत सारे लोग जो हमको देख रहे हैं वो लड़कियां ही हैं, तो लड़कियां गेहूं नहीं काटती हैं, लेकिन बहुत ऐसे घर हैं जहां की लड़कियां गेहूं भी काटती हैं। हालांकि मैं अपना आपको अगर बताऊं तो मैंने गेहूं बहुत काटा है। तो जब मैं गेहूं काटने जाता था तो मैं गुड़ लेकर के आता था पानी पीने के लिए, क्योंकि गुड़ क्या होता है, एक तो भाई जो गर्दा होता है आपके मुंह में, जो गर्दा आता है, जो गेहूं काटते वक्त गर्दा अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है गेहूं जब आप काटते हो तो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्दा उड़ता है वहाँ पर। तो वो सारे गर्दे क्या होते हैं आपके जीभ में और उसमें नाक में आपके घुस जाते हैं। तो फिर क्या होता है जब आप गुड़ खाते हो तो सारा गर्दा आपका साफ हो जाता है और आपको बीमारी कम होती है, मतलब बीमारी नहीं होती है, सब गर्दा आपका साफ हो जाता है। तो गुड़ खाने से पहला फायदा ये होता है। दूसरा फायदा ये होता है क्योंकि गुड़ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब क्या होता है जब हम गुड़ खाते हैं डायरेक्टली तो क्या होता है, हमको जो हमने काम किया है, हमारी ऊर्जा जो खत्म हुई है, उस ऊर्जा की जो भरपाई होती है वो गुड़ कर देता है। इसीलिए हम जो है बिस्किट वगैरह नहीं खा करके पानी पीते हैं जब गेहूं काटते हैं, हम गुड़ खा करके पानी पीते हैं। अगर आप पूछेंगे अपने घर में कि भैया जब गेहूं काटने जाते हो आप तो कौन सा चीज़ खाते हो, किस चीज़ को खा करके पानी पीते हो, तो लोग बताएंगे भाई गुड़ खा करके पानी पीना बड़ा ज़बरदस्त माना जाता है, इसलिए क्योंकि वो दो तरीके से फायदा करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है गुड़ में भी पाया जाता है।
तो जब हमको कभी ऊर्जा की क्षीणता महसूस होती है कि ऊर्जा हमारे शरीर में अब कम होने लगी है, तो आप इन चीज़ों का सेवन कर लें। जब खिलाड़ी मैदान पर खेलते तो आप देखते बीच बीच में आकर के एक गुलाबी कलर का कुछ तरल पदार्थ पीते होंगे, तो गुलाबी कलर कलर का जो तरल पदार्थ पीते हैं खिलाड़ी लोग, वो क्या है, वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ग्लूकोज क्या करता है, ऊर्जा देता है शरीर में। क्योंकि वो थके हुए होते हैं तो ऊर्जा उनको मिल जाती है कुछ थोड़ी बहुत, ताकि और तत्कालिक ऊर्जा देता है, ठीक है। ऐसे ही ग्लूकॉन-डी जो आप प्रचार आप लोगों ने देखा होगा, तो ग्लूकॉन-डी वगैरह जो बच्चे पीते हैं गर्मियों में, तो वो एक क्या है, वो ऊर्जा देने के लिए होता है। क्योंकि आप थके हुए होते हैं तो आप उसको पी लेते हैं, तो आपके शरीर में पावर आ जाती है फिर से, और फिर से आप ऊर्जान्वित हो जाए। जैसे कि मोटरसाइकिल में जैसे तेल काम करता है, वैसे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाया जाता है, इसीलिए भोजन जब हम करते हैं तो हम अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। आगे देखिए, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन। विटामिन क्या है भाई, देखिए ऊर्जा क्या करता है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, मतलब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है शरीर को, ठीक है। अब विटामिन क्या है, तो विटामिन जो होता है उसकी कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं बहुत सारे। इसीलिए आपने नाम सुना होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये तमाम प्रकार के आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी कमी से ये रोग, फला रोग। अच्छा, खनिज लवण के भी, खनिज तत्वों के भी एक प्रकार से कमी से रोग होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी विटामिन और खनिज तत्व जो होते हैं हमारे शरीर से, हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। यानी हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति डेवलप करते हैं जो कि रोगों से लड़ता है, यानी जिसको आप बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारा, इम्यूनिटी पावर, उसको मजबूत करता है। अभी कोरोना आया था, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कौन करता है, प्रोटीन करता है, सॉरी विटामिन करता है, और खनिज तत्व करते हैं। क्लियर। तो विटामिन किस में पाया जाता है, हरी सब्जियों में, दूध में, घी में, मक्खन में, इन सभी में विटामिन पाए। विटामिन सी जो होता है मात्र केवल दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सारे के सारे विटामिन जो होते हैं दुनिया के, वो सब विटामिन मतलब दूध में पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए विटामिन है क्या। विटामिन एक प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं जो शरीर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यद्यपि विटामिन मात्रा में कम है, फिर भी सामान्य कार्य, अच्छे स्वास्थ्य के संरक्षण और शारीरिक विकास हेतु अत्यंत अनिवार्य होते हैं। भोज्य पदार्थ में विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं होने से शरीर कई रोगों का शिकार हो जाता है। स्वस्थ रहने के लिए केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की ही आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि भोजन में विटामिन रहने पर ही उपर्युक्त तत्व अच्छी तरीके से शरीर के लिए उपयोगी हो पाएंगे। वैसे आपके शरीर में बहुत ऊर्जा है, लेकिन आप प्रोटीन मतलब आपके शरीर में विटामिन की कमी है, तो कहा नहीं गया है कि भाई, एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, भोजपुरी में चलता है कि दूबर पातर पियवा में विटामिन की कमी है। तो वो विटामिन की कमी जो होती है वो बहुत खलती है, क्योंकि विटामिन की कमी से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऊर्जान्वित है, लेकिन कोई रोग हो गया, ठीक है, मान लेते हैं आप खूब मोटे तगड़े हैं, और आपको कौन सा रोग हो, विटामिन डी की कमी आपके अंदर आ गई, सूखा रोग हो गया। या मान लेते हैं कि आपके हष्ट पुष्ट आप हो, आपको रात में नहीं दिखता है, रतौंधी हो गई, परेशानी तो होगी। तो इस ऐसे क्या होता है, इसीलिए आप ऊर्जान्वित रहें वो तो जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट का सेवन आप करें, लेकिन साथ ही साथ विटामिन का सेवन बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो आंतरिक पावर होती है उसको मजबूत करता है, आपका इंजन मजबूत करता है। जैसे कि मान लेते हैं मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल का जो बाहरी हिस्सा होता है आप उसका खूब डेंटिंग पेंटिंग करवा लो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा ऊर्जा दिलवा लो उसको। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मोटरसाइकिल को दूर जाना हुआ, इंजन गर्म होता है आपने देखा होगा, तो इंजन को ठंडवाने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो वही होता है, इंजन का ठंडवाने का काम करता है विटामिन। यानी आपने खूब काम किया तो भाई जाहिर सी बात है काम करेंगे, और तमाम प्रकार की इंजरी होंगी, बीमारियां होंगी, तो उन सभी को कम करने का काम या उन सभी को खत्म करने का काम, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है विटामिन और खनिज तत्व, ठीक है। तो विटामिन शरीर की अनेक आंतरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये एक प्रकार से इंजन का काम करता है शरीर में विटामिन। आगे देखिएगा, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खनिज तत्व क्या है भाई। खनिज तत्वों की अगर बात करें तो मानव शरीर को स्वस्थ रखने तथा उसकी वृद्धि और विकास के लिए जैसे प्रोटीन आवश्यक होता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, जल के साथ साथ खनिज तत्वों का भी होना आवश्यक है। जैसे मानव शरीर में लगभग 24 प्रकार के खनिज तत्व जो होते हैं मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। हमारे शरीर का लगभग 4% भाग जो होता है खनिज तत्वों से बना हुआ है। खनिज तत्व भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचते हैं, और पहुंचते रहना आवश्यक भी है, ये शरीर में जब नहीं जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मानव शरीर में खनिज तत्व मुख्यतः जैसे कि कैल्शियम हो गया,
फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, जिंक है, कोबाल्ट है, आयोडीन है। ठीक है, ये सब जो होते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज तत्व हैं। जैसे मान लेते हैं आपका जो कैल्शियम होता है, जिन बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है, और दूध में आपको बता दूं कैल्शियम पाया जाता है, तो कैल्शियम की कमी अगर होती है तो बच्चे चॉकलेट या मिट्टी बहुत खाते हैं। ठीक है, फास्फोरस वगैरह या पोटेशियम, फास्फोरस जो होता है आपका, जो आपका दांत वगैरह होता है, नाखून, वो सब आप देखिए फास्फोरस से बना हुआ होता है। आपको बता दूं लोहा यानी आयरन जो होता है, साग वगैरह आप कभी खाए होंगे, तो साग में, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो आयरन की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। जब खून की कमी कभी होती है, पीलिया होती है, तो आपको साग खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ताकि आपके अंदर आयरन की बढ़ोतरी हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, आयोडीन अगर आपके अंदर कमी, नमक में आयोडीन पाया जाता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है। तो इस तरीके से हर एक तत्व की कमी से कुछ ना कुछ रोग होते हैं। तो यही रोगों से हमारे शरीर की रक्षा ये भी करते हैं। जिस तरीके से विटामिन की कमी से रोग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से खनिज तत्वों की कमी से भी तमाम प्रकार के रोग हो जाते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां नंबर प्रश्न है, कुपोषण क्या है? फटाफट से आप बताएंगे कुपोषण किसे कहते हैं। कुपोषण, एक होता है सुपोषण, एक होता है कुपोषण। सु माने सुंदर पोषण, अच्छा पोषण, ठीक ठाक पोषण। ठीक है, शरीर के हिसाब से दिया गया पोषण। जबकि कुपोषण होता है कि भाई आपका शरीर कुछ और मांग रहा है, आप 4 रोटी आपको खाना चाहिए तो आप 2 ही रोटी खा पा रहे हो। आपको शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता, तो आपको खूब ज़्यादा प्रोटीन दे दिया जाए। आपको शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता है, तो आपको केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट वाला युक्त पदार्थ दिया जाए। तो ये सब कुपोषण का शिकार होते हैं, या कुपोषित वही भोजन होता है। कुपोषण से आशय होता है अव्यवस्थित भोजन से, जो आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम पोषण तत्व लेने के कारण होता है। कभी आप अगर कार्बोहाइड्रेट आप ज़्यादा ले लेते तो भी दिक्कत की बात है, कम ले लेते हो तो भी दिक्कत की बात है। तो आवश्यक होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। इसीलिए संतुलित आहार जो होता है, अगर वो लेंगे तो आप सुपोषण आपका होगा। लेकिन अगर आप संतुलित आहार नहीं लेंगे, आप वैसे अनकुतुआ भोजन करेंगे तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो अव्यवस्थित भोजन जो आवश्यकता से अधिक हो जाए या आवश्यकता से कम हो जाए, उस और इसके अलावा पोषक तत्व लेने के कारण से ऐसा होता है कि कभी कभी आप ज़्यादा विटामिन ले लेते हैं, ज़्यादा या कम विटामिन आपको मिलती है। तो यही सारी चीज़ें, कुपोषण एक ऐसी विकृति जन्य स्थिति होती है जो एक या उससे अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को किसी अनुपात या पूर्ण रूप से कमी अथवा आधिक्य के कारण उत्पन्न होती। चाहे किसी पोषक तत्व की अधिकता हो जाए, चाहे कमी हो जाए, दोनों के कारण हो सकता है। जो आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम पोषाहार लेने या उनमें संतुलन, मतलब असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। तो संतुलित आहार जब आपको नहीं मिलेगा तो आप जाहिर सी बात है कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, गृह विज्ञान की परिभाषा दीजिए। गृह विज्ञान किसे कहते हैं? गृह विज्ञान की परिभाषा को दिया है डॉक्टर एएच रिचर्ड महोदय ने। कहा कि गृह विज्ञान एक बहुआयामी विषय, बहुआयामी मतलब होता है कि मतलब कई प्रकार के इसके, मतलब कि कई दिशाओं में इसका जो है प्रचार प्रसार है। मतलब एक क्षेत्र इसका व्यापक है। बहुआयामी मतलब एक प्रकार से इसे बोलते हैं डायमेंशनल, कई डायमेंशनल है ये। ठीक है, जो पारिवारिक आय व्यय के बारे में हमको बताता है, भोजन की पोषकता का ज्ञान देता है, स्वच्छता के बारे में बताता है, कपड़ों की पर्याप्तता, घर का उचित संसाधनों से प्रबंधन करना। गृह विज्ञान एक पारिवारिक विज्ञान होता है जो छात्रों को सफलतापूर्वक पारिवारिक जीवन जीने के लिए तैयार करता है और सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को हल करने में हमको सक्षम बनाता है गृह विज्ञान। ठीक है, तो गृह विज्ञान के ये सब उपयोग हैं। गृह विज्ञान में आप आगे चल करके बहुत सारी चीज़ों को जानने को आप पाएंगे। कपड़ा की बुनाई से लेकर के सिलाई कढ़ाई, ठीक है, सब कुछ आप जानेंगे, धुलाई। ठीक है, इसके अलावा आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही मानव विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आगे और भी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब गृह विज्ञान की परिभाषा। गृह विज्ञान क्या है? गृह विज्ञान जो होता है, गृह विज्ञान एक बहुआयामी विषय है जो पारिवारिक आय व्यय, भोजन की पोषकता, स्वच्छता, कपड़ों की पर्याप्तता, घर का उचित संसाधनों से प्रबंधन करना। गृह विज्ञान एक पारिवारिक विज्ञान है जो छात्रों को सफलतापूर्वक पारिवारिक जीवन के लिए तैयार करता है और सामाजिक व आर्थिक समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। तो ये सब आपका होता है गृह विज्ञान, या गृह विज्ञान की परिभाषा इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं।
आगे देखिएगा 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चले, प्रश्न आ चुका है 10वां प्रश्न है, खाद्य तालमेल क्या है। खाद्य तालमेल की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि जब दो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान हो साथ में खाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं खाद्य तालमेल या फूड सिनर्जी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। जैसे कि आप लोग कभी खाए होंगे तो केवल चावल आप अकेले नहीं खाते हैं, उसके साथ दाल खाना पड़ता है, या चावल के साथ आप छोला लेते, छोला चावल या फिर राजमा चावल, यानी कुछ ना कुछ आप उसके साथ खाते हैं। तो खाद्य तालमेल ये होता है कि भाई दाल के साथ हम कुछ चावल खाते हैं, रोटी के साथ हम क्या खाते हैं भैया, सब्जी खाते हैं। ठीक है, तो रोटी सब्जी हो गया, तो ये सब क्या है, यही सब खाद्य तालमेल है। ध्यान रखेंगे इस बात को, रोटी सब्जी हो गया, दाल चावल हो गया, पूड़ी सब्जी हो गया। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें जो एक साथ हम कई चीज़ों को या एक दो खाद्य पदार्थों को साथ में मिला करके खाते बिना उसके टेस्ट नहीं आता, जैसे कि समोसे के साथ चटनी खाते हैं आप। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें जो एक के बिना एक अधूरी लगती हैं, तो वही चीज़ जैसे दाल और चावल, रोटी सब्जी, ये दोनों तो बड़ा जबरदस्त, पूड़ी सब्जी, तो ये बड़ा जबरदस्त एक उदाहरण है खाद्य तालमेल का। समझ में आ गया होगा आप चीज़ें। खाद्य तालमेल क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल ये जो साथ में हम खाते हैं, यानी कि जब दो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। दाल में चूंकि आप देखते हैं दाल में क्या है, प्रोटीन होता है, और चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो होता है दाल चावल में मिलता है, और संयुक्त रूप से हम इसको सान करके बढ़िया से सब्जी मतलब कि दाल और चावल हम सान करके बढ़िया इत्मीनान से खाते हैं। तो इसमें प्रोटीन भी आपको मिल गया और कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया। तो ये जब होता है मतलब कि जब जिसमें अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और उनको एक साथ हम खाते हैं, तो वही होता है खाद्य तालमेल, जिससे हमको प्रोटीन की भी पर्याप्तता हो जाती है, प्रोटीन भी मिल जाता है और खनिज तत्व भी मिल जाता है। क्लियर, आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, खमीरीकरण। खमीरीकरण क्या होता है, तो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है खमीरीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में बट जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, तो वही होता है खमीरीकरण। ठीक है, आगे देखिएगा जैसे कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं, उसमें बदल जाते हैं, इसी क्रिया को खमीरीकरण कहा जाता है। ठीक है, एक रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है ये। आगे देखिएगा 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 12 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था किसे कहते हैं। गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। गर्भावस्था की अगर बात की जाए तो गर्भावस्था आप सभी लोग जानते हैं, जब बच्चा माता की पेट में होता है उसी अवस्था को हम गर्भावस्था कहते हैं। तो जन्म से पूर्व की विकास की अवस्था, गर्भाधान से लेकर के बालक के जन्म तक की समय की अवस्था को ही हम बोलते हैं गर्भावस्था। ये अवस्था सामान्यतया 10 चंद्रमास और 9 कैलेंडर मास की होती है। 9 कैलेंडर मास मतलब 9 महीने में एक प्रकार से मतलब कि बच्चा जैसे गर्भाधान की क्रिया हुई उसके 9 महीने बाद क्या होता है, बच्चा होता है। तो ये एक प्रकार से 9 कैलेंडर मास उसी को बोलते हैं। 10 चंद्रमास इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पूर्णिमा और ये हिंदी धर्म ग्रंथ के अनुसार जो है जो होता है। ठीक है, पूर्णिमा और ये परिवार द्वितीया तीज चतुर्थी, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो 9 महीने के बाद में जब बच्चा मतलब 9 महीने मतलब के बाद बच्चा होता है, तो गर्भाधान से लेकर के बच्चे होने तक की जो स्थिति या अवस्था होती है उसी अवस्था को बोलते हैं गर्भावस्था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये 9 महीने की अवस्था होती है। इसी अवस्था में क्या होता है, वंशानुक्रम का प्रभाव तय हो जाता है कि बच्चा कैसे होगा, माता को जाएगा पिता को जाएगा। लिंग निर्धारण होता है कि बच्चा बालक है कि बालिका है, और तथा बालकों की संख्या भी तय हो जाती है। तो इस प्रकार से ये होता है गर्भावस्था। ठीक है, आगे देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शैशवावस्था क्या है। शैशवावस्था जो होती जन्म से लेकर के या जन्म के 2 सप्ताह के बाद से शुरू होती है। ठीक है, उससे पहले होती है आपकी शैशवावस्था से पहले एक अवस्था और आपकी होती है, उस अवस्था को क्या बोलेंगे, शैशवावस्था से शिशु अवस्था या ऐसे बोले नवजात अवस्था। ठीक है, मतलब कि बहुत छोटा सा शिशु है। तो जन्म के 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन के बाद से शुरू होती है और 2 साल तक चलती है। तो 14 दिन से लेकर के 2 साल तक की जो अवस्था होती है उसी को बोलते हैं कौन सी अवस्था भैया, उस अवस्था को बोलते हैं हम लोग शैशवावस्था। बालक को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाली ये अवस्था बालक के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो ये होती है आपकी शैशवावस्था। ठीक है, तो इसी के बाद में शैशवावस्था के बाद में आती है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी आती है और अवस्थाएं। तो ये सब अवस्थाओं को लेकर के जो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो ये सब अवस्थाएं हैं, इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का अलग अलग विकास होता है।
तो उन्हीं विकास के बारे में हम लोगों को आगे समझना है। तो कई प्रकार के प्रश्नों को मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ा जाए। बढ़ा जाए भैया आगे। तो ये होती है आपकी शैशवावस्था। इसके बाद में आपका कौन सा अवस्था आता है? शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था आती है। बाल्यावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? किशोरावस्था आती है, ठीक है? अब इसमें कई अवस्थाएं होती हैं, उसको अभी आगे चल करके और भी अवस्थाएं आएंगी तो उसमें हम चर्चा करेंगे। देखें, चौथी अवस्था मतलब कि अगली अवस्था आपकी किशोरावस्था, ठीक है? देखें, सबसे पहली अवस्था होती है आपकी शैशवावस्था, ठीक है? शैशवावस्था के बाद में कौन सी होती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद में आपकी आएगी किशोरावस्था। किशोरा के बाद में प्रौढ़ावस्था। तो ऐसे से बढ़ता है, ठीक है? देखें, किशोरावस्था क्या है? किशोर अवस्था की अगर बात करें तो किशोर अवस्था क्या होती है? एक प्रकार से जैसे जो 12 साल से लेकर के 18 साल के बीच की जो अवस्था होती है उसी को बोलते हैं कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था, ठीक है? किशोर अवस्था में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें होती है। लड़का और लड़की जो होते हैं वो अपने अपने दायित्व को समझते हैं, उनमें अंतर भी आपको देखने को मिलता है। कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई पड़ती हैं शैशवावस्था के दौरान, सॉरी किशोरावस्था के दौरान, ठीक है? अब किशोरावस्था की अगर बात की जाए तो परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था जो होती है उसी को किशोरावस्था कहते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिपक्वता तक बालक किशोरावस्था के अंत तक पहुंच जाता है। मतलब आपको बता दूं, बालक इस समय क्या होता है, 12 साल तक जब बच्चा हो जाता है तो सब कुछ धीरे धीरे समझने लगता है, अपने आप पर निर्भर होने लगता है, हर एक चीज़ के बारे में चीज़ें, वो हर एक सामाजिक चीज़ों को, मानसिक चीज़ों को, संवेगात्मक जानकारी वो सब पाने लगता है। किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के या 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में काफ़ी शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अपने व्यक्तित्व, बाह्य प्रारूप, स्वतंत्रता, शिक्षा, व्यवसाय आदि के प्रति वह अधिक सचेत हो जाता है बच्चा। विपरीत लिंग के बालक बालिकाओं के प्रति उनका रुझान, उनका स्वाभाविक व्यवहार हो जाता है। किशोरावस्था एक संतुष्ट और खुश अवस्था होती है। अच्छा, ये अवस्था किशोरावस्था बड़ी तनाव की अवस्था इसलिए भी होती है, कभी कभी तनाव की अवस्था, खुश की अवस्था, मतलब इसमें बच्चा जो होता है उसका, इसमें जान लीजिए कि वो एक ऐसी एज होती है किशोरावस्था की जो संघर्ष उसमें बहुत ज़्यादा जीवन में भी देखने को मिलता है। बच्चे को पढ़ने की टेंशन, नौकरी की टेंशन, ठीक है, और उसके बाद में और तमाम प्रकार के घर के काम काज की टेंशन, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है इस समय किशोरावस्था के दौरान, ठीक है? आगे देखिएगा उसकी अगली अवस्था आपकी, यहाँ पर अगला प्रश्न है 15 नंबर, वृद्धावस्था क्या है? ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा। वृद्धावस्था की अगर बात करें तो वृद्धावस्था से आशय व्यक्ति में कोषाणु का बनना रुक जाना होता है। शरीर में शेष कोषाणुओं पर ही निर्भर रहने से होता धीरे धीरे शरीर के अवयवों की कार्यकुशलता अथवा क्षमता कम होने लगती है। यानी कि शरीर जो होता है वो धीरे धीरे, शरीर का विकास जो होता है रुक जाता है। भारतवासी में वृद्धावस्था जो होती है सामान्यतः अगर देखें तो 55 से लेकर के 60 वर्ष की आयु से वृद्धावस्था शुरू हो जाती है। वृद्ध व्यक्ति जो किसी रोगी या रोग की अवस्था के शिकार हो गए हों और शारीरिक दृष्टि से अपंग हो गए हों अथवा सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए हों, उन्हें विशेषकर निर्देशन और सहायता की जरूरत पड़ती है। तो वृद्धावस्था जो होती है आप सभी लोग जानते हैं 50 से मतलब 55 से लेकर के 60 अवस्था के बाद जो होती है उसी को बोलते हैं। आप गांव वगैरह में सुने होंगे, कहते नहीं का हो सठिया गयो है। सठिया गए हो का मतलब क्या होता है कि 60 साल के ऊपर हो गए हो, यानी कि वृद्धावस्था शुरू हो जाती है, तो होती वृद्धावस्था। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अंकुरीकरण। अंकुरीकरण क्या होता है? अंकुरीकरण की अगर बात करें तो कच्चा या पक्का, मतलब कच्चा या पका कर खाने के लिए बीजों से छोटे छोटे अंकुर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अंकुरण कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा किसी भी ऋतु में सलाद प्राप्त किया जा सकता है। अंकुरण की क्रिया में सबूत अनाज को और दालों को अंकुरित किया जा सकता है। अंकुरण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है, बीज एक पौधे में बदलने लगता है। अंकुरण क्रिया मानव जीवन में अनिवार्य रूप से आवश्यक है। खेती के दौरान अंकुरण के कारण ही क्या होता है, खेत में चावल, दाल, गेहूं, इन सभी की फसल तैयार होती है। अगर अंकुरण की प्रक्रिया ना हो, जैसे गेहूं अगर आप कभी जो है गेहूं को या धान को अभी आप जो है थोड़ा सा पानी में भिगो करके और सूती वस्त्र में रख करके टांग दीजिए तो उसमें अंकुर निकलने लगेगा, ठीक है? वो वृक्ष बनने लगेगा, मतलब धीरे धीरे क्या होता है वो थोड़ा पौधे के रूप में धारण करने लगता है।
जैसे अगर आप आलू का देखे होंगे, आलू कभी कभी तो आलू पर आप देखते हैं वो जमने लगती है आलू, तो वही होता है अंकुरण। ठीक है, आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, वनस्पति और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, फटाफट से आप बताएंगे। वनस्पति और जंतु कोशिका में बड़ा जबरदस्त अंतर है। देखिए कई अंतर है, वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका। इस वनस्पति कोशिका से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर लिखी है और इस कॉलम में जंतु कोशिका से रिलेटेड जानकारी आपको दी गई है। आइए देखते हैं कि क्या अंतर है। पहला अंतर है वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में। वनस्पति कोशिका की झिल्ली के ऊपर सेलुलोज का एक आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, वनस्पति कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका की बात की तो इसमें भित्ति नहीं होती है। कोशिका झिल्ली पतली झिल्ली के रूप में होती है और कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है, जबकि कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिका में होती है। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये है कि जो आपकी वनस्पति कोशिका होती है, कवक और जीवाणु को छोड़ करके हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक, रंगीन वर्णी लवक और इसके अलावा जो है आपनी लवण पाए जाते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में कवक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्राणी कोशिका में कवक नहीं होते हैं, जबकि जो है कवक और जीवाणु को छोड़ करके हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित जो है मतलब ये सब जो कवक होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा हरित लवक। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, एक प्रवण पादप कोशिका में एक केंद्रीय रिक्तिका होती है और अन्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं एक वनस्पति कोशिका में, जबकि प्राणी कोशिका में क्या होता है, जीव द्रव्य में सूक्ष्म रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो ये अंतर हो गया। चौथा अंतर ये, कुछ शैवालों एवं कवकों को छोड़कर तारकाय नहीं पाया जाता इसमें वनस्पति कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में प्राणी कोशिका में बहुधा एक तारकाय पाया जाता है। ठीक है, तारकाय मतलब जिस प्रकार से ऐसे ये कुछ इस तरह की आकृति का कोशिका में अंदर मिलता है, तारा के आकार का, उसी को तारकाय बोलते हैं। आगे देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कोशिका द्रव्य, जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें पाए जाने वाले किन्हीं 7 अंगों के नाम लिखिए। तो कोशिका द्रव में या साइटोप्लाज्म में 7 अंग पाए जाते हैं, जैसे कि पहला है माइट्रोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है गोल्गी बॉडी, चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पांचवा है लाइसोसोम, छठवा है सेंट्रोसोम और सातवां है आपका बेक्यूलस। ठीक है, तो ये 7 तत्व जो होते हैं, अंग जो होते हैं कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव के होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से और देखने का काम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, ऊतक किसे कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, उन्हीं कोशिकाओं के एक ही ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं वो मिल करके एक ऊतक का निर्माण करती हैं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक कोशिका के ऐसे समूह होते हैं जो कोई विशेष कार्य करते हैं और सामूहिक तौर पर काम में आते हैं। तो ऊतक जो होते हैं कोशिकाओं के समूह होते हैं। ठीक है, और ऊतकों के मिलने से अंगक का निर्माण होता है और अंगक के मिलने से अंगतंत्र और अंगतंत्र के बनने से एक शरीर का निर्माण होता है। आगे देखिएगा प्रोटीन के क्या कार्य हैं बताएं। प्रोटीन के कई कार्य हैं, जैसे कि पहला काम होता है प्रोटीन का, शरीर की वृद्धि करता है और शरीर का विकास करने में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शरीर की जो टूट फूट होती है, जो कोशिकाएं टूटी फूटी होती हैं, उनकी मरम्मत करता है प्रोटीन। इसके अलावा नई कोशिकाओं का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है, इसीलिए खाने में प्रोटीन की आवश्यकता बड़ी जरूरी होती है, बच्चों में खास करके इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तीसरा कार्य होता है प्रोटीन का कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स का निर्माण करता है प्रोटीन, तो इसके लिए भी उपयोगी होता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। तो देखिए प्रोटीन जो होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी ध्यान देता है कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में। तो इस तरीके से क्या है, प्रोटीन के सब कार्य होते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है 21 नंबर, शरीर में पानी के क्या कार्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पिछले वर्ष पूछे गए हैं कुछ प्रश्न और कुछ प्रश्न अब की बार आने वाले हैं। तो ये रिवीजन क्लास के तौर पर आप लोग जान रहे हैं, ताकि एक ही वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस को जान पाएँ, समझ पाएँ। शरीर में पानी के क्या कार्य हैं। शरीर में पानी के कार्य बहुत सारे हैं, निम्नलिखित हैं। जैसे कि आप देखिएगा क्या कार्य है भाई, फटाफट से आप देखिएगा। पहला काम है कि शरीर में विभिन्न अंगों और द्रवों की रचना करने में पानी का इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। पानी एक अच्छे घोलक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा शरीर में ताप नियंत्रण में भी जो है पानी की उपयोगिता होती है। पानी जो होता है शरीर के पोषक तत्वों को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। और इसके अलावा संधियों और आंतरिक अंगों के लिए स्नेहक का कार्य करता है पानी। तो ये पानी की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है और पानी पाचन में भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न है, मेरास्मस क्या है? मेरास्मस जो होता है एक रोग होता है, ठीक है। अब मेरास्मस जो होता है प्रोटीन कैलोरी की कमी से होता है। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से कौन सा रोग होता है? कुपोषण रोग होता है। कुपोषण या मेरास्मस जो है वही एक ही बात है। मेरास्मस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है व्यर्थ करना। 1 वर्ष के बच्चे अधिकांशतः इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। इसमें मुख्य रूप से वृद्धि जो होती है शरीर की वो रुक जाती है, क्योंकि प्रोटीन उनको मिल नहीं पाती, इसके कारण से उनकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तथा बच्चा हड्डियों की जांच मतलब कि जो बच्चा हड्डियों का ढांचा मात्र बन करके रह जाता है, मतलब कि उसके शरीर में मांस नहीं बढ़ती है, कोशिकाओं का विकास नहीं होता है, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत नहीं होती है। तो इस तरीके से मेरास्मस रोग वही हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मेरास्मस यानी कुपोषण। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हेबी घ्रस्ट द्वारा विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया कीजिए, बताएं। हेबी घ्रस्ट के द्वारा विकासात्मक कार्य क्या है, बताएं। तो हेबी घ्रस्ट के अनुसार विकासात्मक कार्यों से तात्पर्य उन कार्यों से होता है जो व्यक्ति के जीवन के निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं तथा इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप व्यक्ति को प्रसन्नता अनुभव होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में भी सफलता मिलती है। यदि व्यक्ति विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में असफल हो जाता है तो उसे प्रसन्नता मतलब अप्रसन्नता का अनुभव होता है। तो यही काम होता है विकासात्मक कार्य, ठीक है। तो विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। तो ये एक प्रकार से ये होता है सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फलस्वरूप व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है। अगर कोई काम उसने सफलतापूर्वक कर लिया तो खुशी होगा, नहीं कर पाया तो फिर नहीं खुशी होगा। तो विकासात्मक कार्य यही होता है, ये बताया था किसने? हेबी घ्रस्ट ने। आगे देखिएगा 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीन पियाजे के सिद्धांत के सेंसरी मोटर अवस्था की उप अवस्थाओं को समझाइए। जीन पियाजे के सिद्धांत के सेंसरी मोटर अवस्था की 6 उप अवस्थाएं हैं। सेंसरी मोटर अवस्था की जो 6 उप अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली अवस्था है प्रतिवर्त क्रिया, दूसरी है प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया, तीसरी है द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया, चौथी है द्वितीय प्रतिक्रिया का समन्वय, पांचवा है आपका तृतीयक चक्रीय अवस्था, छठवां अवस्था है अंतिम अवस्था। तो ये 6 जिन अवस्थाएं हैं, उप अवस्थाएं हैं, खास करके सेंसरी मोटर अवस्था की 6 उप अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा है तो आप बता सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? एक्टोपिक गर्भावस्था क्या है? एक्टोपिक गर्भावस्था का मतलब होता है विरेचन के बाद क्या होता है कि जब शिशु का विकास गर्भाशय में ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में होने लगता है तो इसको हम एक्टोपिक मतलब कि एक्टोपिक गर्भावस्था बोलते हैं। एक्टोपिक गर्भावस्था का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि शिशु का विकास गर्भाशय में ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में होने लगता है, तो इसी अवस्था को एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है, इससे फैलोपियन ट्यूब कटने का डर बना रहता है लगातार। तो ये एक प्रकार से एक्टोपिक गर्भावस्था कहलाती है जब ऐसी सिचुएशन आती है। 26 नंबर प्रश्न है, निषेचन क्या है? अभी यहाँ पर आपने देखा होगा निषेचन। निषेचन क्या है भाई? निषेचन एक प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया है निषेचन जब क्या होता है कि जब पुरुष का शुक्राणु जो होता है स्त्री के अंडाणु की सतह को भेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तभी नए जीव का निर्माण होता है। निषेचन के अभाव में गर्भाधान संभव नहीं होता है। निषेचन का सीधा सा मतलब होता है कि जब स्त्री और पुरुष, ठीक है, एक महिला है एक पुरुष है, ठीक है, महिला और पुरुष जो होते हैं एक ही साथ जब एक प्रकार से क्या करते हैं संभोग की क्रिया करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं संभोग की क्रिया करते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है पुरुष के जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणु पाए जाते हैं और जो महिला का एक प्रकार से अंडा महिला से अंडाणु होते हैं महिला के अंदर, तो अंडाणु से जाकर के शुक्राणु का एक प्रकार से मिलन जब होता है यानी शुक्राणु जाकर के अंडाणु की सतह को भेदते हैं और उसके अंदर प्रवेश करते हैं अंडाणु में। तो फिर जब अंडाणु में प्रवेश करते हैं तो एक प्रकार से फिर वही समझ लीजिए कि गर्भाधान की क्रिया संपूर्ण हो जाती है। अब यही होती है गर्भाधान की क्रिया। गर्भाधान का मतलब क्या होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो जाना ही क्या कहलाता है,
उसी को बोलते हैं गर्भाधान। अब गर्भाधान के द्वारा क्या होता है, जो है बच्चा पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है भाई, तब जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा तो क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है, बच्चे का निर्माण होता है। और इस तरीके से यही निषेचन की क्रिया होती है कि भाई शुक्राणु अंडाणु की सतह को भेद करके उसके अंदर प्रवेश कर जाए, तो ये हो गया आपका निषेचन की क्रिया, ठीक है। गर्भाधान इसी के द्वारा संपन्न होता है। तो फिर इसके बाद में नए जीव का विकास होता है और बच्चे पैदा होते हैं। निषेचन के अभाव में गर्भाधान संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो निषेचन आपके समझ में आ गया, परीक्षा में पूछा गया कई बार है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा खुल करके समझाया ताकि आप इसको पढ़ने में असहज ना महसूस करें, अपने आप को सही तरीके से इसको पढ़ें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, जानकारी से रिलेटेड है, मतलब कि जानकारी वाली चीज़ है, तो आपको इसको जानना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है 27 नंबर। कुइंग और बबलाना क्या होता है? कुइंग और बबलाना ये बच्चों से रिलेटेड एक प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। जैसे कि जब पहला महीना होता है बच्चों के पैदा होने के बाद में, तो बच्चे जब 1 महीने के हो जाते हैं तो उनके मुंह से अचानक से आप देखते हैं रोने के अलावा कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है। जैसे उसी उसी ध्वनि को कुइंग कहते हैं। रोने के अलावा और भी चीज़ें वो बोलने लगते हैं कि कुछ दूसरे तरीके से बोलते हैं, तो वही चीज़ होती है, मतलब कि कुइंग बोलते हैं उसको। जैसे कि अगर आप देखते हैं छींकते समय, जम्हाई लेते समय, खांसते समय बालक कुछ विस्फोटक ध्वनियाँ बोलता है, यही होती है कुइंग, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं बाद में कुछ ध्वनियाँ बबलाने में परिवर्तित हो जाती हैं। बबलाने में जैसे कि क्या होता है, बबलाना क्या बोलते हैं, जैसे कि बच्चा जब बोलते हैं मम्मा, मम्मा, मा, मा, पा, मम, पानी को मम्मा बोलता नहीं बच्चा, आप देखते हैं। तो जब छोटा होता है बच्चा तो इस प्रकार से जब क्विंग होता है आपका, जैसे कि जब वो ध्वनि मतलब शुरुआत में कुछ और तरीके से बोलता है और जम्हाई लेते समय खांसते समय कुछ अलग आवाज़ निकालता है, तो वो होता है क्विंग। बबलाना होता है जैसे मम्मा मम्मा पापा पापा ऐसे बोलता है, ठीक है, ये सब। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वसा में घुलनशील विटामिन बताएं। देखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए। यानी एक सूत्र से याद रखिएगा, कीड़ा जो होता है, कीड़ा कीड़ा क्या होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता है, पानी में कीड़ा तैरता रहता है। लेकिन अगर पानी को घी में डाल दो, तेल में डाल दो, यानी वसा में डाल दो, तो वो डूब जाता है। तो वसा होती है घी, तेल, जो यही सब मतलब जो तैलीय पदार्थ हैं उसी को वसा बोलते हैं। वसा को अंग्रेजी में बोलते हैं फैट, ठीक है। इसके द्वारा शरीर को मोटापा मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। डालडा वगैरह हो गया, रिफाइंड हो गया, ये सब वसा की श्रेणी में आते हैं। तो वसा में घुलनशील क्या कौन सी विटामिन नहीं है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए वसा में घुलनशील नहीं है। बाकी जितने भी विटामिन आपके बच रहे हैं वो सब जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। बी के विटामिन कई सारे हैं, बी कंपाउंड पूरा का पूरा वो जल में घुलनशील होता है, ध्यान रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत बताएं। कैल्शियम कहाँ कहाँ पर मिलता है, कैल्शियम कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम जो होता है दूध और दूध से बनी हुई वस्तुओं में कैल्शियम खूब अधिक मात्रा में मिलता है। पहले तो बात मक्खन में, दूध पाउडर में, मट्ठा में कैल्शियम प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन यही सब है। इसके अलावा आप देखते हैं पालक में कैल्शियम पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, मेथी में, बथुआ में। बथुआ आप लोगों को पता होगा, बथुआ का साग बनता है, बथुआ की दाल भी बनती, बड़ी ज़बरदस्त लगती है। बथुआ और उड़द मिला करके दाल बनाई जाती है, बड़ा आनंद आता है उसको खाने में। महिलाएं जो गांव की होती हैं वो जाती हैं बथुआ खोटने के लिए खेतों में। बथुआ होता है, फिर उसको लेकर के आती, फिर उसका साग बनाती मतलब और उसका दाल बनाती, बड़ा अच्छा लगता है। हमारे घर पर भी कल या परसों बना था बथुआ का दाल, बड़ा अच्छा लगा था हमें खाने में। तो बथुआ में भी कैल्शियम पाया जाता है, साग में, पत्ता गोभी में, फूल गोभी में, सलजम, मछली में, तिल, सूखा मतलब तिल में, सूखा नारियल में। तिल कौन सा? तिलवा गंजी का जो त्यौहार होता है उसमें जो तिल होता है वही तिल। सूखा नारियल में, रागी में, इन सभी में कैल्शियम प्राप्ति मतलब होती है, यानी ये सभी कैल्शियम प्राप्ति के अच्छे साधन हैं। तो कैल्शियम इन सभी जगहों पर पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण या जेंडर का एक प्रकार से क्लेरिफाई कैसे होता है कि भाई लड़का लड़की हो, लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे पता चलता है? तो डॉक्टर लोग बता देते कि भाई पेट के अंदर लड़का है कि लड़की है, ये कैसे पता चलता है? इसको पता करने के लिए क्या करना होता है, देखिए यदि गर्भाधान के समय क्या होता है, माता और पिता के द्वारा एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं,
तो गर्भस्थ शिशु का लिंग जो होता है लड़की के रूप में विकसित होता है। यदि माता द्वारा एक्स और पिता के द्वारा वाई क्रोमोसोम का संयोग होता है तो उससे होने वाली संतान लड़के के रूप में विकसित हो जाती है। अब आपको मैं समझाऊं ये गुणसूत्र का मैटर क्या होता है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम अंग्रेजी का शब्द है, इसी को हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। देखिए महिला में सबसे पहले समझिए महिलाओं में क्या होता है। महिलाओं में भैया समझे, महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र होता है, पुरुषों में जो होता है वो होता है आपका एक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है। अब क्या होता है जब क्रिया होती है निषेचन की, मैंने निषेचन अभी आपको समझाया, गर्भाधान की जब क्रिया होती है उस समय क्या होता है कि जब पुरुष का जो शुक्राणु होता है यानी जो पुरुष का क्रोमोसोम होता है शुक्राणु होता है वो कहाँ पर जाता है, वो महिला के अंडाणु में प्रवेश करता है। जब वो महिला के अंडाणु में जाता है तो मान लेते हैं ये लड़का का है एक्स और वाई और ये लड़की का है एक्स एक्स। अब क्या होता है कि पुरुष का एक्स अंडाणु जो है जा करके लड़की से अगर मिलेगा, लड़की के मतलब एक शुक्राणु एक्स वाला शुक्राणु केवल गया, ठीक है, वाई वाला भी गया लेकिन एक्स वाला जाएगा, और तो एक्स से इस एक्स से मिलेगा तो भी लड़की हो जाएगी आ जाएगी क्योंकि एक्स एक्स हो जाएगा, तो एक्स एक्स होगा तो लड़की हो जाएगी। ठीक है। और अगर इससे जाकर के मिलेगा इस एक्स से तो भी लड़की होगी दोनों स्थितियों में। लेकिन क्या होगा अगर लड़का का जो गुणसूत्र होगा क्रोमोसोम होगा वाई वाला जाएगा और इस एक्स से मिलेगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई यानी कि लड़का पैदा होगा, और फिर वाई जा करके अगर एक्स इस एक्स से मिल जाएगा तो भी लड़का पैदा होगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे लड़का और लड़की का जो गुणसूत्र होता है वो अलग अलग होता है, क्रोमोसोम अलग अलग होता है। और इसीलिए क्या होता है कि जब एक्स एक्स जो है ये मिल जाते हैं तो लड़की होती है, एक्स वाई मिल जाते हैं तो लड़की होती है, मतलब लड़का होता है। ठीक है। एक्स वाई ये भी मिल जाएगा तो आपका लड़का होगा और एक्स एक्स मिल जाएंगे तो लड़की होगी, यानी कि बराबर चांस होते हैं लड़के और लड़की होने के। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आपका एक्स वाला निकल करके शुक्राणु या जो आपका शुक्राणु जा रहा है वाई अंडाणु से मिलने, या फिर वाई वाला जा करके एक्स से मिल जा रहा है तो वाई वाला जाएगा तो लड़की होगी, मतलब लड़का होगा, और एक्स वाला जाएगा तो लड़की होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये होता है लड़के और लड़का होने का तरीका, प्रोसेस पूरा। आगे समझें। 32 नंबर प्रश्न है आयोडीन के कार्य बताएं। आयोडीन का शरीर में क्या कार्य होता है। शरीर में आयोडीन का प्रमुख कार्य होता है थायरॉक्सिन हार्मोन मतलब बनाना। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ऊर्जा चयापचय में बड़ा उपयोगी होता है, वृद्धि और विकास में भी बड़ा उपयोगी होता है, और गर्भावस्था मतलब कि गर्भावस्था में बहुत ही उपयोगी होता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन। तो आयोडीन के कारण से थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो बनता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो शरीर में पाचन के लिए उपयोगी होता है, शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए उपयोगी होता है, और गर्भावस्था के दौरान बहुत मदद मिलती है इस हार्मोन से। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विटामिन ए प्राप्ति के स्रोत बताएं। विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत की अगर बात की जाए तो प्राणिज वसा में जैसे कि मक्खन में, अंडे की जर्दी में, मछली के तेल में आपको मिलता है विटामिन ए। इसके अलावा दूध में, गाजर में, टमाटर, लहसुन, केला, आम, पपीता, हरी ताजी सब्जियां और साग, मूंगफली, मूंगफली के तेल में भी आपको मिल जाएगा विटामिन ए। तो विटामिन ए इन सभी चीज़ों में मिलता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न है आपका, वसा क्या है। तो वसा क्या है भैया, वसा एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से मिलकर के बना है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन तत्व काफ़ी कम मात्रा में संयुक्त होते हैं। वसा चर्बीयुक्त अम्ल और ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं। वसा को लिपिड्स भी कहा जाता है, यानी कि वसा जो होते हैं सीधे सीधे समझें कि ये तैलीय पदार्थ होते हैं वही वसा होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका वसा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 35 नंबर प्रश्न है, कोशिकांग किसे कहते हैं। कोशिकांग क्या है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं उसी प्रकार से कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं भी विशिष्ट कार्य करती हैं, और इन संरचनाओं को कोशिकांग कहा जाता है। जैसे कि कोशिका कई चीज़ों को से मिलकर के बनती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर के बनती कोशिका, लाइसोसोम केंद्रक से मिलकर के बनती है, और इसके अलावा जो है एंडोप्लाज्मिक से बनती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी से मिलकर के बनती है कोशिका। तो ये सब कोशिका के अंग होते हैं, ठीक है, उसी को कोशिकांग कहा जाता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भाई, सभी लोग देखिएगा, हमारी बहनें देखें।
36 नंबर प्रश्न है, पित्ताशय और इसके कार्य बताएं। पित्ताशय क्या होता है और पित्ताशय का कार्य क्या होता है। पित्ताशय जो होता है वो शरीर में जो लीवर होता है, यानी कि जिसको आप यकृत कहते हैं हिंदी में, पित्ताशय यकृत के पीछे की ओर नाशपाती जो फल होता है उसी के तरीके का एक छोटी सी थैली होती है पित्ताशय की। इसमें पित्त जो होता है वो भरा होता है, संग्रह होता है, पित्त इकट्ठा होता है। आवश्यकता पड़ने पर पाचन हेतु पित्ताशय पित्त को ग्रहणी में भेजता है। पित्ताशय जो होता है उसमें पित्त इकट्ठा रहता है और उसी पित्त का काम क्या होता है, पित्त का काम होता है कि भाई मतलब ये पित्त जो होता है भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो अब भोजन के पाचन में पित्त जो होता है उसको ग्रहणी तक कौन भेजता है, पित्ताशय के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अमाशय के क्या कार्य हैं बताएं। अमाशय का क्या कार्य है भाई, तो भोजन को पचाने में अमाशय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अमाशय भोजन को अपने अंदर तक मतलब अंदर उस समय तक रोके रखता है जब तक कि उसे इच्छित भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ना हो जाए। अमाशय जो होता है रस के द्वारा भोजन का पाचन होता है। अमाशय रस होता है उसी के द्वारा भोजन का पाचन होता है और संपूर्ण भोजन अर्धतल रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि जब भोजन आप लोग खाते हैं और भोजन अंदर जाता है तो अमाशय जो होता है एक, जैसे आप अगर मूठा अपना मतलब कि मुट्ठी लें, मुट्ठी खोले बंद करें तो ऐसे मुट्ठी के आकार का होता है वो, और इसे खुलता बंद होता रहता है और उसके जो है धरातल पर क्या होता है, कांटे मतलब थोड़े कांटे टाइप का होता है। तो वो क्या करता है, जो आपका भोजन होता है उसको लुगदी में बनाता है, मतलब उसको एकदम से ऐसे पंपिंग के तरीके से अमाशय खुलता बंद होता रहता है। इससे क्या होता है कि पाचन आपका अच्छे तरीके से हो जाता है। कभी कभी आप खाना खाने के बाद में आप देखिए 10-15 मिनट के बाद में भोजन जब आपका आपका अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में वो क्या होता है, क्रिया होती है। आप देखिएगा पेट को अपने टोइएगा, कभी मतलब पेट पे स्पर्श करके लेटिएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई कुछ पेट में हमारे कुछ क्रिया चल रही है, तो वो अमाशय जो होता है अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आधारीय चयापचय की दर बताएं। तो आधारीय चयापचय की दर क्या होती है, तो ऊर्जा की वह मात्रा जो जीवित मनुष्य की आंतरिक क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए शरीर के भार के प्रति किलोग्राम के लिए 1 घंटे में प्रयोग में लाई जाती है, उसी को आधारीय चयापचय की दर कही जाती है। संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करने के लिए इसको BMR कहा जाता है। आधारीय चयापचय दर को क्या बोलते हैं, BMR बोलते हैं। यानी कि ऊर्जा की एक ऐसी मात्रा जो किसी जीवित मनुष्य की जो आंतरिक क्रिया है उसी को क्रियान्वित करने के लिए शरीर का आपका भार कितना है, उसी भार के प्रति किलोग्राम के लिए, मतलब प्रति किलोग्राम भार के लिए, इसे 1 किलोग्राम भार के लिए 1 घंटे में प्रयोग की मतलब प्रयोग में लाई जाने वाली जो दर होती है, 1 किलोग्राम में कितने घंटे मतलब 1 किलोग्राम के लिए 1 घंटे में प्रयोग की जाने वाली जो आधारीय चयापचय की दर होती है वो कितनी होती है, उसी को बोलते हैं एक BMR या BMR। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, पोषणीय सूखा रोग क्या होता है। पोषणीय सूखा रोग की बात की जाए तो यह रोग आहार में प्रोटीन और कैलोरी की अत्यधिक कमी के कारण से हो जाता है। अगर प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होती शरीर में तो सूखा रोग हो जाता है, पोषणीय सूखा रोग हो जाता है। और 1 वर्ष के बच्चों में इस तरीके के रोग आपको अधिकतर देखने को मिलते हैं। बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है, मांसपेशियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं, त्वचा के नीचे की वसा समाप्त होने लगती है और बच्चा अस्थि कंकाल दिखाई देने लगता है। यानी कि जैसे मरासमस रोग होता है वैसे होता है पोषणीय सूखा रोग, एक ही जैसा रोग, वही रोग या होता है ये। प्रोटीन और कैलोरी की कमी से ये रोग होता है खास करके, और कैल्शियम की कमी से ये रोग आपको देखने को मिलता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं। अभिवृद्धि क्या होता है भाई, शारीरिक वृद्धि एवं बढ़ोतरी को विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक रचना में होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों से और सीमित आयु तक चलती रहती है वृद्धि। तो अभिवृद्धि या जो इसको आप बोलते हैं वृद्धि, एक होती है अभिवृद्धि, एक होता है विकास। तो विकास एक व्यापक प्रत्यय होता है, इसमें मानव का सर्वांगीण विकास निहित होता है, और जबकि अभिवृद्धि जो होती है एक विशेष प्रकार का विकास होता है। यह विकास केवल आपके शरीर में विकास होता है, आपकी मसल्स बढ़ती है, आपका शरीर बढ़ता है, हाथ बढ़ता है, पैर बढ़ता है, ये सब होती है अभिवृद्धि, ग्रोथ। लेकिन आपका जो विकास होता है, विकास जो होता है वो गुण में होता है। विकास शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, क्रियात्मक विकास, ये सब विकास होते हैं।
विकास के, मतलब ये सब विकास होते हैं। जबकि वृद्धि की बात की तो केवल शारीरिक विकास होता है, अभिवृद्धि, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी विकास जो होता है वो क्वालिटी में परिवर्तन होता है, जबकि अभिवृद्धि जो होती है वो क्वांटिटी में परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कि अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये चीज़ जो ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है। ओके। अच्छा, विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं, जबकि अभिवृद्धि के अंतर्गत केवल और केवल शारीरिक विकास या शारीरिक परिवर्तन ही शामिल होता है। तो ये अंतर होता है दोनों में। 41 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्राकृतिक प्रसव किसे कहते हैं। बढ़िया प्रश्न है, प्राकृतिक प्रसव किसे कहते हैं। ठीक है, प्रसव मतलब होता है कि जो महिलाएं जो होती हैं, जब बच्चा पैदा होने के दौरान की जो क्रिया होती है उसी को बोलते हैं प्रसव। प्राकृतिक प्रसव को स्वाभाविक प्रसव भी कहा जाता है। या प्रसव बिना दवाओं के, बिना औजारों की सहायता से इस प्रकार के होता है, और इस प्रकार के प्रसव में बालक का सिर जो होता है सबसे पहले बाहर निकलता है, और इसके बाद में शरीर के अन्य अंग जो होते हैं बाहर आते हैं। तो ये होता है प्राकृतिक प्रसव, ठीक है, जिसमें मतलब कि हॉस्पिटल में जाती तो है महिलाएं, लेकिन जो है ऑपरेशन नहीं होता है, वैसे बच्चे हो जाते हैं, तो होता है प्राकृतिक प्रसव, एक स्वाभाविक या नेचुरल नेचुरल प्रसव जो होता है वो। 42 नंबर प्रश्न, शारीरिक विकास किसे कहते हैं। शारीरिक विकास की अगर बात की जाए तो शारीरिक विकास से तात्पर्य सामान्य शारीरिक रचना, शरीर की ऊंचाई, भार, शारीरिक अवयवों का अनुपात, आंतरिक अंगों, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास, स्नायुमंडल, मस्तिष्क और अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास, इससे विकास का तात्पर्य होता है। ये सब शारीरिक विकास है। विकास से आप क्या समझती हैं, विकास से आप क्या समझती हैं भाई। तो विकास एक निरंतर चलने वाली क्रिया या प्रक्रिया होती है जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। जब तक मनुष्य मतलब जब से पैदा हुआ तब से लेकर के जब तक मर नहीं जाता तब तक शरीर का विकास, ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास, सभी का विकास होता रहता है। तो विकास परिपक्वता तथा शिक्षण दोनों के गुणनफल का परिणाम होता है। व्यक्ति के प्रत्येक अंग का विकास समन्वित रूप से होता है। विकास एक निश्चित प्रतिमान होता है, ठीक है। इसके अलावा विकास अभिवृद्धि पर आधारित होता है, जबकि अभिवृद्धि विकास पर आधारित नहीं होती है। ये ध्यान रखेंगे। विकास गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। विकास के अंतर्गत रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों ही परिवर्तन शामिल होते हैं। विकास प्रक्रियात्मक परिवर्तन से रिलेटेड होता है। तो ये सब होता है विकास आपका, ठीक है। विकास की परिभाषा को देते हुए हरलाख महोदय कहते हैं कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य होता है व्यवस्थित तथा समानुपात या समानुगत परिवर्तन से, जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। मुनरो कहते हैं कि विकास के बारे में कहते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था होती है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, और विकास के नाम से उस अवस्था मतलब कि इस चीज़ को जानते हैं। यानी कि विकास जो होता है वो शरीर का भी होता है, ज्ञान का भी होता है, बुद्धि का होता है, भाषा का होता है, इमोशन का होता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके पास कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो एकदम से पशु की भांति होता है, लेकिन उसके अंदर ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसी ज्ञान का विकास, उसी चलने फिरने का, उठने बैठने के तरीके का विकास, शरीर का विकास, हाथ पैर बढ़ता है, मसल्स बढ़ती, तो इन सभी ये सभी विकास जो होते हैं, मतलब इस सभी में जो परिवर्तन होता है वही विकास होता है, ठीक है। लेकिन अभिवृद्धि क्या होती है। अभिवृद्धि मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में थोड़ा पहले, अभिवृद्धि जो होती है वो केवल और केवल शरीर में परिवर्तन, यानी कि केवल और केवल आपका शरीर बढ़ रहा है, ठीक है, आपका हाथ पैर बढ़ रहा है, वही होता है आपका अभिवृद्धि। लेकिन विकास होता है चौतरफा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखें, कठोर जल क्या है। जिस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जैसे लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल का सूत्र होता है D2O, ठीक है, जबकि साधारण जल का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, 45 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतःकोशिका जल के बारे में कुछ बताएं। अंतःकोशिका जल क्या है भाई। अंतःकोशिका जल मतलब कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव होता है उसी को बोलते हैं। यह जल कोशिकाओं के अंदर रहता है, साइटोप्लाज्म का मुख्य अंग बनता है। इसके अलावा यह शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, ग्रंथि, मांसपेशी, वसायुक्त ऊतक, उपास्थि और दांत की कोशिकाओं में रह करके उन्हें मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो इस तरीके से ये होता है अंतःकोशिका जल। कोशिका जो होती है छोटी छोटी, सबसे छोटी शरीर की इकाई होती है कोशिका, उसी कोशिका में कोशिका द्रव पाया जाता है, ठीक है। उसी द्रव की बात यहाँ पर की जा रही कोशिका जल की, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एनीमिया क्या है। एनीमिया की अगर बात की जाए तो जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, अर्थात
जब हीमोग्लोबिन में लौह लवण की मात्रा कम हो जाती है, इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। एनीमिया को हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं, खून की कमी बोलते हैं। तो आयरन की कमी से ये रोग हो जाता है एनीमिया। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 47 नंबर प्रश्न है, डिमेंशिया रोग क्या होता है? तो डिमेंशिया रोग नियासिन, यानी कि नियासिन जो होता है विटामिन B3 को कहते हैं। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। निकोटिनिक एसिड कहा जाता है इसको, नियासिन को। तो B3, विटामिन B3, तो इसकी कमी से डिमेंशिया रोग होता है। ठीक है। इस रोग से संग्रसित या जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है, याददाश्त अपना खो देते हैं। निर्णय ना ले पाने वाले लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। और इसी डिमेंशिया को हिंदी में बोलते हैं मनोभ्रंश। यानी वो एक प्रकार से क्या होता है, भ्रम में हमेशा, मतलब उसका दिमाग जो होता है उतना अच्छा काम नहीं करता, भूलने लगता है। ठीक है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, निर्णय नहीं ले पाता है। तो ये सब रोग होता है डिमेंशिया, विटामिन B3 की कमी से होता है। 48 नंबर प्रश्न, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की कमी से बेरी बेरी। विटामिन B1 का नाम है, रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। तो इसी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ज़्यादातर ये रोग बच्चों में होता है और बच्चों को प्रभावित करता है। दो प्रकार का रोग होता है बेरी बेरी। एक होता है शुष्क बेरी बेरी रोग यानी ड्राई बेरी बेरी, एक होता है आर्द्र बेरी बेरी यानी बेस्ट बेट बेरी बेरी। तो शुष्क बेरी बेरी जो रोग होता है इसमें मांसपेशियों की ताकत कम हो जाती है और अंत में पक्षाघात भी हो जाता है। इसके अलावा आर्द्र बेरी बेरी रोग जो होता है इसमें हृदय संचार प्रणाली, जो खून का दौरा है, वो प्रभावित होता है और हृदय बड़ा, मतलब कि बढ़ जाता है इसमें। तो ये रोग होता है विटामिन, मतलब बेरी बेरी रोग। ठीक है, बच्चों को प्रभावित करता है ये। 49 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, रतौंधी। रतौंधी किसे कहते हैं? रतौंधी एक रोग होता है जो कि विटामिन A की कमी से हो जाता है। विटामिन A की कमी से होने वाले रोग को रतौंधी कहते हैं। रतौंधी में क्या होता है कि जब थोड़ा थोड़ा शाम होने लगती है तो आपको कम दिखने लगता है, कम रोशनी में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो ये होता है आपका रतौंधी। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जीरोसिस क्या है? जीरोसिस जो होता है, इस रोग में आंखों के भीतरी भाग की जो झिल्ली होती है वो मोटी हो जाती है, सूखी और झुर्रीदार हो जाती है। जो आंखों के भीतरी भाग की झिल्ली होती है वो, यह बीमारी जो होती है विटामिन A की कमी के कारण होती है। ठीक है, जीरोसिस नाम की बीमारी। आँख की बीमारियां मुश्किल से जो अधिकतर होती है विटामिन A की कमी से ही होती है। आगे देखिएगा, 51 नंबर प्रश्न है, रिकेट्स यानी सूखा रोग क्या है? सूखा रोग की अगर बात की है तो विटामिन D की कमी से होता है और बच्चों में खास करके ये रोग बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, बच्चों की हड्डियां नरम और कमज़ोर हो जाती हैं, अस्थियों में विकृति आ जाती है, टांगें तिरछी हो जाती हैं, धनुषाकार टांगें हो जाती हैं, घुटने झुक जाते हैं। ये तमाम प्रकार के रोग जो होते हैं रिकेट्स रोग होते हैं, सूखा रोग होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे रोगों के बारे में, बहुत सारे प्रश्नों के बारे में समझा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। बाकी मॉडल पेपर मैंने दिया है, उसमें और भी प्रश्नों को मैंने आपको बताया है, उसको आप देख लीजिए। जैसे भोजन पकाने की कई सारी विधियाँ होती हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था और तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। तो मॉडल पेपर आप जरूर देख लीजिएगा। ये तो थी एक रिवीजन क्लास की, आपकी परीक्षा एकदम से अगर सर पर है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाना है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो मात्र ये पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।